कुछ दिन पहले यूपीएससी एक एडवर्टीजमेंट रिलीज करता है। एडवर्टीजमेंट था केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में 45 पदों के लिए भर्ती करने का। इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी जैसे भारी पदों के लिए लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती होनी थी। एडवर्टीजमेंट में बताया गया था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार में पीएसयू, रिसर्च संस्थान और यूनिवर्सिटीज में एक्सपीरियंस्ड, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। और बस यूपीएससी से यही चूक हो गई। जैसे ही एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ, विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज ने मोदी सरकार को लपेटे में ले लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ साथ दूसरे विपक्षी दलों ने कहा कि यूपीएससी लेटरल एंट्री रिजर्वेशन में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान है ही नहीं। आरक्षण पर तो बात हम कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये लेटरल एंट्री है क्या। केंद्र सरकार के किन विभागों में आरक्षण नहीं होता, क्यों नहीं होता, इस बात पर भी हम बात करेंगे आसान भाषा में। देखिए, ये बात तो तय है कि देश को चलाने के लिए सरकार एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसी सरकार में विधायक, सांसद और मंत्रियों के साथ साथ कुछ अफसर भी अहम भूमिका निभाते हैं और यही अफसर कई प्रशासनिक फैसले भी लेते हैं। राज्यों में अफसरों के चुनाव के लिए हर राज्य में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और केंद्र में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और यहीं से होती है अफसरों की सीधी भर्ती। देखिए, राज्य और केंद्र के अधिकारियों को चुनने के लिए सरकार जो परीक्षाएं करवाती है उसके 3 स्टेज होते हैं, जिसमें यूपीएससी के लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू देना होता है और जो ये तीनों पास कर लेता है वो अफसर बन जाता है। और जिन कैंडिडेट्स का नाम एग्जाम पास करने के बाद मेरिट लिस्ट में आता है, उन्हें उनकी रैंक के हिसाब से कैडर अलॉट होते हैं और फिर होती है उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को प्रोबेशन पूरा करने के बाद ऑफिसर का पद मिलता है। तब जाकर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जैसे अलग अलग ऑफिसर बनकर निकलते हैं। लेकिन साल था 2018 का, मोदी सरकार इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव कर देती है। सरकार ने यूपीएससी से होने वाली भर्ती के अलावा ऑफिसर्स को चुनने के लिए एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था बनाई, जिसे नाम दिया गया लेटरल एंट्री। और इस नए प्रोग्राम यानी लेटरल एंट्री के अंदर प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कोई भी 40 साल का कैंडिडेट जो काबिल है, वो केंद्र सरकार में बड़े अधिकारी के तौर पर काम कर सकता है। बशर्त है कि उसके पास कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए और कैबिनेट सेक्रेटरी की कमेटी के इंटरव्यू में पास हो जाए। इसके बाद उसे सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया जाता है, जो करीब 3 साल के लिए होती है, जिसे 2 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये लेटरल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट नया है। दरअसल इसकी शुरुआत पहले से ही हो चुकी थी। कब हुई थी ये भी जानिए। साल 1967 देश अकाल की मार से जूझ रहा था, लेकिन मार्च में मोरारजी देसाई को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है और कांग्रेस के नेता के हनुमंतैया को एआरसी का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एआरसी क्या है, तो अंग्रेजी में इसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन कहा जाता है, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका गठन 1966 में 5 जनवरी को किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष मोरारजी देसाई हुए थे। असल में आयोग का काम था कि वो देश में सरकारी अफसरशाही को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके बारे में विचार करने का। इस आयोग ने अलग अलग विभागों के लिए 20 रिपोर्ट्स तैयार की थी, जिसमें 537 सुझाव थे। इन सुझावों पर अमल करने की रिपोर्ट नवंबर 1977 में संसद में पेश की गई और तब से लेकर 2005 तक देश की अफसरशाही उन्हीं सिफारिशों के आधार पर चलती रही। और इस दौर में सरकार थी यूपीए की और मंत्री थे वीरप्पा मोइली। इनके नेतृत्व में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन होता है। आयोग में केरल के मुख्य सचिव रहे और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बतौर सलाहकार काम कर चुके वी रामचंद्रन को भी सदस्य बनाया गया था। इसके अलावा पूर्व आईएएस जयप्रकाश नारायण इसका सदस्य बनाया गया था। यही नहीं, प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी और भारत सरकार की वित्त सचिव रही विनीता राय भी आयोग की सदस्य बनी थी। अब 2005 में जो कमेटी गठित हुई थी, वीरप्पा मोइली को उसका चेयरमैन बना दिया गया। वजह थी आयोग को देश के लिए एक सक्रिय, जवाबदेह और अच्छा प्रशासन चलाने के दौरान आ रही खूबियों और खामियों का एनालिसिस करने की जिम्मेदारी देना। और 2005 ही वो साल था जब भारतीय अफसरशाही में कई सारे फेरबदल करने की बात कही गई। आयोग का कहना था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर होने वाली भर्तियों को एक्सपर्ट से भर दिया जाए। ये वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो बिना एग्जाम पास किए सिर्फ इंटरव्यू के जरिए अपॉइंट हो जाए और इसके लिए उम्र का दायरा 40 साल रखा गया था, जिसमें कम से कम 15 साल का अनुभव जोड़ा गया। यहाँ तक कि आयोग ने सिफारिश के तौर पर यह भी कहा था कि सभी अफसरों को नियुक्त होने के बाद उन्हें कम से कम 3 साल के लिए किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए भेजा जाएगा,
ताकि उन्हें प्राइवेट कंपनी में काम करने के तौर तरीकों के बारे में जानकारी हो जाए, जिसे वो उसे सरकारी अफसरशाही में अप्लाई कर सके। लेकिन यूपीए सरकार को यह सिफारिश नामंजूर हो गई और सिफारिश खारिज हो गई। अब बवाल इतना हो गया था कि कहानी ने फिर से एक नया मोड़ लिया। इस नए मोड़ में 1 सितंबर 2007 में जयप्रकाश नारायण ने आयोग से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1 अप्रैल 2009 को वीरप्पा मोइली ने भी अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर आयोग की कमान आई वी रामचंद्रन के हाथों में। अब साल था 2010, जब एक बार फिर से प्रशासनिक सुधारों के लिए कुछ सुझाव दिए गए। सुझाव थे परीक्षा की उम्र और परीक्षा के तरीकों के बारे में। इसके अलावा आयोग ने 2005 में दिए गए अपने सुझावों को एक बार फिर से सरकार के सामने रखा। मनमोहन सरकार ने एक बार फिर से इन सिफारिशों को सिरे से खारिज कर दिया और 2014 में भाजपा सत्ता में आई और आयोग की सिफारिशों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले आयोग ने कहा था कि सिविल सेवा में सामान्य वर्ग के लिए एज लिमिट 21 से 25, ओबीसी के लिए 21 से 28 और SC/ST के लिए 21 से 29 साल होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा कि जनरल के लिए 26 साल, ओबीसी के लिए 28 साल और SC/ST के लिए 29 साल मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रशासनिक सुधार आयोग को बिना परीक्षा के भर्तियों की सिफारिश को लागू करवाने के लिए एक समिति बनाई गई। ये फैसला 2015 में लिया गया था। इसके अलावा और भी कई रिपोर्ट्स शेयर की गई थी, जिनमें से कुछ तो एक्सेप्ट की गई और कुछ को अवॉइड कर दिया गया। अब समिति के लिए एक प्रॉब्लम थी। समिति ये समझने की कोशिश कर रही थी कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे पद पर नियुक्त किया जा सकता है या नहीं। ज्यादा टेंशन में IAS अधिकारी थे, पर तभी 10 जून 2018 को केंद्र सरकार की ओर से इस सिफारिश को मंजूरी मिल गई और भर्ती के लिए पहला एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दिया गया, जिसमें 10 पदों पर भर्ती भी की गई थी। इनमें कुछ खास नाम थे, जैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 1971 में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था। मनमोहन सिंह ने सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दी थी, फिर भी वो इस पद पर नियुक्त हो चुके थे। और 1972 में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बनाया गया था और यह पद भी ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल का ही होता है। यही नहीं, मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री रघुराम राजन को अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया था। रघुराम राजन भी संघ लोक सेवा आयोग से चुनकर नहीं आए थे, पर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोजीशन तक पहुंच गए थे। अब ये तो हुई बात लेटरल एंट्री की। अब बात करते हैं कि सरकार के वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिसमें आरक्षण लागू नहीं होता। लेकिन उससे पहले जरा ये भी सुनिए। देखिए, बात अगर अभी की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(4) के तहत आरक्षण दिया जाता है, यानी यही वो आर्टिकल है जिसमें SC, ST और OBC को आरक्षण देने की बात कही गई है। पर अगर अभी के सिनेरियो को देखा जाए तो नेशनल लेवल पर SC को 15%, ST को 7.5% और OBC को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर 50% आरक्षण दिया जा रहा है। और अब बात डिपार्टमेंट्स में नौकरियों में आरक्षण की। अब जो बात मैं आपसे करने वाला हूं उसे जानना और समझना हर भारतीय का हक है, क्योंकि हम बात करेंगे उन विभागों की जिसमें आरक्षण नहीं है। पर क्यों? इसमें सबसे पहले बात आती है जुडिशरी की। दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 और 217 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की भर्ती में आरक्षण लागू नहीं होता। वजह यह भी बताई गई है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले मिसाल बनते हैं, इसीलिए इसमें अनुभव बेहद मायने रखता है और आरक्षण को शामिल करके देश की न्यायिक व्यवस्था से समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार देश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सिफारिशों के मामले में महिलाओं, आरक्षित वर्ग और अल्पसंख्यकों के बारे में विचार करने की बात कह चुकी है। एक संसदीय पैनल ने यह भी सिफारिश की थी कि कॉलेजियम न्यायिक नियुक्तियों के लिए ज्यादा महिलाओं और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की सिफारिश करने पर विचार करें। इसके बाद आता है डिफेंस सेक्टर। भारत में डिफेंस सेक्टर से जुड़ी भर्तियों में आरक्षण को लेकर कोई भी नियम नहीं बनाया गया है। हालांकि इसमें आरक्षण को लेकर कभी विवाद भी नहीं हुआ और तो और तर्क ये भी दिया जाता है कि क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसीलिए भारतीय सेना में भर्तियों के नॉर्म्स फिजिकल और मेंटल फिटनेस के साथ साथ लीडरशिप स्किल और देशभक्ति के बताए गए हैं और यहाँ सिर्फ मेरिट को बेस बनाया जाता है, जिसके लिए हर उम्मीदवार को खुद को प्रेजेंट करना होता है। अगला डिपार्टमेंट है इसरो और DRDO, यानी इसमें आरक्षण है या नहीं। इसरो और DRDO समेत कई ऐसे संस्थान हैं जहां भर्तियों में आरक्षण नहीं दिया गया है। वजह है कि ये ऐसे संस्थान हैं जो रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं और क्योंकि ये देश के लिए काम करते हैं, इसीलिए आरक्षण देकर इनके नॉर्म्स का मजाक नहीं बनाया जा सकता। अगला और आखिरी पॉइंट है सीनियर का प्रमोशन। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IPS और IFS में सीनियर लेवल पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ बड़े लेवल पर होने वाले प्रमोशंस में आरक्षण को बेस नहीं बनाया गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इनके अचीवमेंट्स और अनुभव का खास ध्यान रखा जाता है। खैर,
इस वीडियो में हमने जाना कि लेटरल एंट्री रिजर्वेशन है क्या और किन डिपार्टमेंट्स में ये इफेक्टिव है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।